Hello guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject that is called as MDCS Multidisciplinary Case Study CS Professional Open Book Group 3 New Syllabus। और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आई थिंक काफ़ी सारे पार्ट्स हम कंप्लीट अब कर चुके हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स भी हम कर चुके हैं। तो अब समय आ चुका है कि हम एक नए चैप्टर के अमेंडमेंट से अपनी बातचीत को स्टार्ट करें, विच इज़ कॉल्ड एज चैप्टर नंबर 7, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। तो यहाँ पे आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा केस लॉ है और बहुत ही सिंपल केस लॉ है, बट जो मेरा वादा है आपसे वो ये है कि सारे के सारे केस लॉज मैं करा रहा हूँ। तो आप बस मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हम टूवर्ड्स दी एंड ही हैं। इसके बाद चैप्टर 8 के अंदर एक केस स्टडी है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑल्दो केस लॉस का ही वादा है मेरा, बट केस स्टडी भी मैं आपको इस बारे में करा दूंगा। ठीक है, चलिए बातचीत अब करनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। बट हमेशा की तरह एक बार ज़रा जान लेते हैं कि पूरी बात, पूरा मामला है क्या, यानी वही जस्ट में एक बार समझते हैं और उसके बाद डिटेल में हमेशा की तरह चलेंगे। तो ये जो केस है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द 12th of February 2021 बिटवीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और ये डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट इंडिया की तरफ से। तो ये तो हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे, जिसको NHAI, यानी जब आप गाड़ी से या बस से कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं हाईवे पे चलते हैं, तो ये हाईवे की अथॉरिटी या टोल वगैरह बीच में आप देते हैं, तो वो NHAI के प्रोविजन या उनकी सुपरविजन में ही होता है। तो यहाँ पे जो मामला है वो कहते हैं कि फ्रेश एडजुडिकेशन मे बी ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल द अपील्स बीइंग पेंडिंग अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट बिफोर द हाई कोर्ट। यहाँ पे जो बात करी गई है बहुत छोटा केस लॉ है एक्चुअली, तो बट मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो और कोई बात नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वर्सेस प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मामला रहा होगा, वो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो बेसिक जो बात है वो ये है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तभी यहाँ पे कोर्ट कचहरी पे बात पहुँची है। बट इनके अग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो जैसे आप ड्राफ्टिंग में अपना पढ़ते भी हैं, आई थिंक ग्रुप 1 में CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में आप पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम बहुत बार अग्रीमेंट में पहले लिख देते हैं कि ऑल द प्रोविजन विल बी या ऑल द डिस्प्यूट विल बी सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, कुछ ऐसे करके। तो इनका भी ऐसे ही था, इन्होंने ये तय कर लिया था कोई डिस्प्यूट होगा आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। अनफॉर्चुनेटली डिस्प्यूट हो गया और आर्बिट्रेशन के तौर पे जो आर्बिट्रेटर्स थे वो अपॉइंट हुए, और 3 आर्बिट्रेटर्स थे, और उन जो आर्बिट्रेटर्स थे उन्होंने अपना जजमेंट जो था वो पास कर दिया। जो भी था सुना के क्या बात है क्या नहीं है उसके हिसाब से जजमेंट आर्बिट्रेटर्स ने दे दिया। ये दोनों ही पार्टीज उस जजमेंट के खिलाफ हैं। इनका ये कहना है कि आर्बिट्रेटर्स ने जो जजमेंट दिया है वो पूरी बात नहीं सुनी है, और ये एक पार्टी नहीं कह रही है, ये दोनों ही, चाहे NHAI है या प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन है, दोनों का यही कहना है कि हमारी पूरी बात सुनी और समझी नहीं गई, एविडेंस को कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए जो भी आर्बिट्रेशन के तौर पे जजमेंट आया उससे ये खुश नहीं है। तो उसको लेके ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने अपना मामला जो है वो रखते हैं। हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है वो जजमेंट दे देती है और ये कहती है कि ठीक है, जो आर्बिट्रेशन के तौर पे मुकदमा का डिसीजन आया है वो पार्टीज़ को मंजूर नहीं है और डेफिनेटली इसको सुना जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। बट डिविजनल बेंच यानी हाई कोर्ट में आप जानते हैं या जनरल जुडिशरी स्ट्रक्चर में आपने सुना होगा, एक सिंगल बेंच होती है, एक डिविजनल बेंच होती है और एक फुल बेंच होती है। तो अगर एक जज बैठा है वहाँ पे, एक जुडिशियल मेंबर बैठा है, ऑनरेबल जज बैठे हैं, सो यूल कॉल इट एज अ सिंगल बेंच। अगर दो हैं यानी एक से ज़्यादा, तो मतलब 1.5 तो हो नहीं सकता, 1.5 तो हो नहीं सकता, तो 2 हैं तो आप उसे डिविजनल कहेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है उसको आप फुल बेंच का नाम देंगे। तो यहाँ पे ये जो मामला है पहले सिंगल बेंच के सामने जाता है और उसके बाद ये डिविजनल बेंच के सामने पहुँच जाता है। बट जो डिविजनल बेंच होती है वो यही कहती है कि नहीं, जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं वो ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस या बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो भी ऑर्डर्स पास हुए हैं वो एब्सोल्युटली ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब डिविजनल बेंच का जो ये फैसला है इसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट यही कहता है फाइनली, अभी हम देखेंगे, सब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि जितना भी जो भी अभी तक हुआ है हम सब उस सारी प्रोसीडिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट को, जहाँ पे उन्होंने आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को अपहेल्ड किया है, माना है, उसको भी डिस्कार्ड करते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना एक खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा अपने पैनल में से, और वो इन पार्टीज़ के केस को सुनेगा और उसके बाद उसका डिसीजन लेगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इस पूरे केस के दौरान 2 सेक्शन का रेफरेंस लिया गया, सेक्शन 37 एंड सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उन सभी के बारे में बात करेंगे, बट एक मोटी मोटी जिस्ट मैंने आपको बता दिया, इससे सिंपल वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर योर बेटरमेंट ओनली, आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। आई एम श्योर आपको बड़ा एट टाइम्स इरिटेटिंग शायद लगता हो, बट ठीक है, अगर इससे आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और आप मुझे कुछ गलत भी कहते हैं कि सर आप बार बार ये कहते रहते हैं, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फ़ायदा इसमें अल्टीमेटली आपका है, जो कि स्टूडेंट इनिशियली नहीं समझता, बट जब वो पास हो जाता है और फ्लैशबैक में जाता है कि उसने कैसे ये किया, तो ज़रूर सबको बताता है कि भाई ये टेक्निक है, ऐसे ऐसे करो। तो वही मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्लास में एक्टिव फील करेंगे आप, और डेफिनेटली एग्जामिनेशन के समय, रिविजन के समय बहुत बहुत मदद मिलेगी आपको। चलिए, तो बातचीत करनी अब शुरू करते हैं यहाँ पे। तो फैक्ट्स ऑफ द केस को एक बार पढ़ लेते हैं, ऑल्दो बता चुका हूँ, बट पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं, दिस अपील अरोज आउट ऑफ द जजमेंट पास अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, wherein single judge has substantially set aside the award passed by 3-member tribunal. It was observed that the arbitral tribunal has drawn incorrect inferences from the documents on record. थोड़ा सा पढ़ के मैं समझाऊंगा, and has not considered vital and relevant evidence in reaching the conclusion. तो बेसिकली जो ये अपील यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले ये आर्बिट्रेशन पे था मामला, और आर्बिट्रेशन में आप जानते हैं कि जनरली आपने पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जनरली आर्बिट्रेटर्स को ऑड नंबर्स में रखा जाएगा, लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। इतने होते नहीं है 7 तक, बट मतलब कहने के लिए है कि ऑड में रखा जाएगा। आई एम श्योर आपको इसके पीछे इसका लॉजिक पता है कि अगर ऑड नंबर्स में है तो किसी एक साइड तो मेजॉरिटी होगी। मतलब अगर 2 आर्बिट्रेटर्स हैं तो एक ने हाँ बोला, एक ने ना बोला, तो केस वहीं का वहीं रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, दोनों जजेस भी आपस में बढ़ गए। बट अगर 3 हैं या 5 हैं या 1 है, तो अगर 1 है तो वो किसी एक की साइड लेगा, मतलब साइड लेगा इन द सेंस जजमेंट एक की तरफ देगा। 3 है तो 2 + 1 हो सकता है, यानी 2:1 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आर्बिट्रेशन के तौर पे जजमेंट आ चुका है और उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया है, और जो सिंगल जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने आर्बिट्रेशन के अवार्ड को सेट असाइड कर दिया है। तो आर्बिट्रेशन ने अवार्ड दिया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्बिट्रेशन के पैनल था जिसमें 3 लोग थे, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है, बिकॉज ट्राइब्यूनल ने बहुत सारे फैक्ट्स को, एविडेंस को कंसिडर नहीं किया है, और बहुत जल्दीबाजी में वो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स मिसिंग लगते हैं। ये हाई कोर्ट का सिंगल जो जज हैं, सिंगल बेंच है, स्मॉलेस्ट बेंच है, उनका ये कहना है। अग्री बाय द जजमेंट ऑफ द सिंगल जज, क्रॉस अपील वर फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज अंडर सेक्शन 37 बिफोर डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। डिविजनल मतलब जहाँ पे 2 जजेस होते हैं। The divisional bench via the interim order directed the appeal to be confined to the finding with respect to the claims. तो जब ये मामला अगर आप देखें स्टार्टिंग से, तो आप ये देख रहे हैं कि ट्राइब्यूनल को, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को गलत माना जा रहा है कि भाई उन्होंने गलत फैसला दिया है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। बट जो पार्टीज थी उनका मतलब ये नहीं था कि पूरा जजमेंट गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब पार्टीज जो है यहाँ पे, उन दोनों ने आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के फैसले को लेके कुछ सवाल उठाए थे कि ये चीज़ें गलत है, पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, जो उनका सिंगल जज थे उन्होंने क्या किया, पूरे ही जजमेंट को गलत करार दे दिया। रादर देन कुछ पॉइंट्स गलत बोलते या कुछ जगह रिलीफ देते, उन्होंने पूरा का पूरा ही गलत बोल दिया कि ये सही नहीं है पूरा का पूरा, और पूरा ही एक तरीके से जजमेंट गलत है। बहुत सारे फैक्ट्स को नहीं समझा गया, ये सिंगल जज का कहना था। तो ये मैटर अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि कुछ पार्ट तो आर्बिट्रेशन की ट्राइब्यूनल की जजमेंट का ठीक था, बट हाई कोर्ट ने तो पूरा ही गलत बता दिया। तो इसको लेके जो पार्टीज है वो डिविजनल बेंच के सामने जाती हैं और कहती हैं कि देखिए सर, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के जजमेंट से हम खुश नहीं थे, क्योंकि ये पॉइंट्स उसके अंदर सही नहीं थे, गलत थे, या हमें सही नहीं लग रहे थे, और इसके खिलाफ हम अपील फाइल करना चाहते थे। पर अभी हम सिंगल बेंच के सामने आए हाई कोर्ट की, तो उन्होंने तो पूरा ही जजमेंट रिवर्स कर दिया। तो अब डिविजनल बेंच के सामने रिलीफ मांगने आए कि सर आप हमारी मदद करिए, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का पूरा जजमेंट गलत नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत है, बाकी जजमेंट तो ठीक है। पर डिविजनल बेंच क्या बोलती है कि नहीं, जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला लिया है वो एकदम सही है, उसमें हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे,
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सारे फैक्ट्स को देख के ही फाइनल जजमेंट दिया है कि पूरा का पूरा जजमेंट गलत है, इसलिए डिविजनल बेंच बोलती है कि हम भी वही बोलेंगे जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया है। तो इसको लेके जो पार्टीज़ हैं वो अब खुश नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही कोर्ट्स या दोनों ही हाई कोर्ट के सिंगल एंड डिविजनल बेंच जो हैं वो पूरा जजमेंट गलत बताने के एक तरीके से कोशिश में है, जबकि पार्टीज़ का मानना है कि पूरा जजमेंट गलत नहीं है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उनकी कोई मदद कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो आइए देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पहले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया जाता है, जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है वो पूरे जजमेंट को गलत बता देती है। डिविजनल बेंच यही कहती है कि जो सिंगल बेंच ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, जबकि पार्टीज़ का शुरू से मानना है कि पूरी जजमेंट गलत नहीं है, कुछ पर्सपेक्टिव गलत है, बट हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि सभी कुछ गलत है। तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और देखते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस अपील द पार्टीज अग्री टू अ फ्रेश एडजुडिकेशन ऑफ ऑल क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स बिफोर अ सोल आर्बिट्रेटर दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन व्यू ऑफ द aforesaid direction the order passed by the Delhi High Court is set aside. The appeals filed by both parties under section 37 pending before Delhi High Court have accordingly been infructuous, मतलब invalid। तो जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है तो पार्टीज़ वहाँ पे अपनी अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती हैं और फाइनली ये तय होता है कि जो पार्टीज़ हैं वो अग्री कर रही हैं कि दोबारा से फ्रेश एडजुडिकेशन, लिखा है ना पहली लाइन में, फ्रेश एडजुडिकेशन मतलब दोबारा से इस केस की सुनवाई करी जाएगी और इस बार जो सुनवाई होगी वो आर्बिट्रेशन से होगी, बट आर्बिट्रेशन पे जो आर्बिट्रेटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा, एक आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट। तो रादर देन 3 जो पहले थे अब एक ही आर्बिट्रेटर होगा और ये एक आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा। और क्योंकि इस केस की सुनवाई शुरू से स्टार्ट हो रही है तो जो भी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि आर्बिट्रेशन का डिसीजन गलत है उसको सेट असाइड किया जा रहा है, नलिफाई किया जा रहा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो दोनों पार्टीज़ की बात फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से सुनेगा और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन देगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन शॉर्ट आप आर्बिट्रेशन के फैसले से खुश नहीं हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट उसे पूरा गलत बता देता है, जबकि आप पार्टीज होने के नाते मानते हैं कि वो पूरा गलत नहीं है। आप हाई कोर्ट की एक और बेंच डिविजनल बेंच, पहले सिंगल थी अब डिविजनल के पास पहुंचते हैं तो वो भी सिंगल बेंच के डिसीजन को ही अपहेल्ड करते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरी चीज़ के अंदर विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज़ की क्या सही है क्या नहीं है, डिटेल्स में ना जाते हुए सिर्फ ये बोलता है कि इस केस की सुनवाई दोबारा होगी और इस बार आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा और वो आर्बिट्रेटर सुनेगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो अपना फैसला देगा। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस केस। छोटा सा केस था तो कुछ खास नहीं है, बट येस अब दिया है कोर्ट्स का पार्ट है तो डेफिनेटली हमें तो करना ही है। तो आई थिंक यही है इस केस के अंदर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज करना चाहता हूँ इसको वेयर पॉसिबल, वो चैप्टर 8 है और इसके अंदर कोई केस लॉज नहीं है, विच मीन्स दिस वर्सेस दिस नहीं है। ये केस स्टडीज़ हैं जो ऑलरेडी आप देखेंगे सिंपल सी है, बट मैं इस बार ये करा दूंगा और आप देख सकते हैं मैं सारा जो भी है 4-5 पेजेस और बचे हैं। तो ये 60 पेजेस की अमेंडेड फाइल थी जिसमें अबाउट 55 पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड रेस्ट 5 पेजेस जो बचे हैं मोर देन लाइकली वो आने वाले एक पार्ट या डेफिनेटली 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग ये छोटा सा पार्ट। इसके साथ में कंबाइंड गवर्नेंस इशू वाला कर सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पता है क्या होगा, आपने खुद भी आप देखेंगे जो बच्चे पूरी डिटेल क्लासेस देख रहे हैं वो क्या होता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स अभी हम डिटेल और फास्ट ट्रैक में दे रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है फास्ट ट्रैक में अमेंडमेंट्स ना दें, वो पता नहीं, आने वाले समय में देखा जाएगा जो भी होगा, तो अभी कहना मुश्किल है। तो क्या होता है मैं इसलिए इसको अलग अलग रखना चाहता हूँ क्योंकि बाद में क्या होता है बहुत बार केस लॉ कुछ रह जाते हैं कुछ हट जाते हैं, तो फिर वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है हमें सारी कि भाई ये केस लॉ हट गया तो इसको डिलीट करो उस वीडियो से। तो मैं छोटी वीडियोस बनाऊंगा तो शायद वो दिक्कत नहीं आएगी, तो ये भी एक रीज़न है इसको यहीं तक रखने का। तो चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट विच मे बी द सेकेंड लास्ट और द लास्ट पार्ट फॉर दिस MDCS December 2021 amendments. Till then, take care of yourself, do whatever you want to for CS Executive, CS Professional, widest ICSI module coverage including all amendments. Shantanu and Tanya Academy, thank you so much.